वोटर के मैंने ऐसे अलग अलग ग्रुप देखे, रंग भी देखे हैं। जी जी। कोई 500 वाला वोटर, कोई 1000 वाला वोटर, कोई क्वार्टर वाला वोटर, कोई ये वोटर, कोई वो वोटर। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे पिताजी से बात करते थे, उनको समझाते थे। मोबाइल, आजकल की जो अम्मा है उसके हाथ में, एक हाथ में बच्चा रहता और दूसरे हाथ में मोबाइल रहता, कि मैं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी इस्तेमाल करता नहीं। बाजार में जाओ गर्दी कम है, बस स्टैंड पे जाओ गर्दी कम है। जी जी। सबसे ज्यादा भीड़ गर्दी दिखने की है तो तुम कोर्ट में आ जाओ। सिल्लोड़ के वोटर्स अपनी वोट की ताकत को समझते हैं या नहीं समझते हैं? मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 14 में। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं हर एपिसोड के शुरू होने से पहले। वजह यह है कि आपकी मोहब्बतें और आपकी दुआएं मेरे साथ में हमेशा है। और हमारे इस एपिसोड में बहुत अहम शख्सियात को हम बुला रहे हैं और उनसे खास बातचीत हो रही है। और नाजरीन, मैं कुछ झलकियां बताते चलूं कि हमारा देश, हमारा मुल्क को चलाने वाली जो खास चीज है वो है संविधान। किसी पर जुल्म होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी क्यों ना हो, या किसी भी ठेले को संभाल कर अपना माल बेचने वाला क्यों ना हो, अगर उस पर अन्याय और जुल्म हो रहा है तो वो संविधान के दायरे में रहकर अपना हक हासिल कर सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि आज के एपिसोड के हमारे खास मेहमान कौन होंगे, जिनका गहरा ताल्लुक है संविधान से जुड़ा हुआ। सिल्लोड़ के ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तेलुगु जबान में 2 घंटे के अंदर सीखकर केस को जीता है और अपने क्लाइंट की जीत दर्ज करवाई है, सिर्फ 2 घंटे में उन्होंने तेलुगु सीखकर। तो आप समझ रहे होंगे, आपके जहन में बात आ रही होगी कि वो शख्सियत कौन सी है। आपके जहन में और ख्याल में उनकी तस्वीर भी छप रही होगी कि वो कौन सी शख्सियत है जिन्हें मैंने आज हमारे इस एपिसोड में मदऊ किया, इनवाइट किया हूं। जी नाजरीन, बिल्कुल सही, आपका जहन जो कह रहा है बिल्कुल सही। एडवोकेट श्री संतोष चंद्रकांत राव झालटे सर महाराज फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आज हमारे सामने हैं। अदालत में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से तूफान आता है और आंधी आती है और अपने पास तमाम चीजों को समेट लेती है, श्री संतोष झालटे महाराज का भी वही हाल है कि जैसे ही अदालत में कदम रखते हैं, तमाम जनता जो वहां पर है, चाहे उनके क्लाइंट हो ना हो, उन्हें घेर लेते हैं और अपनी अपनी समस्याएं उनके सामने ऐसे रखते हैं जैसे कि अपने परिवार का एक बड़ा सदस्य आ गया है। मुझे ऐसा लगता है शायद आपको अपना परिवार का बड़ा सदस्य मानते हैं लोग। बात बिल्कुल सही। तो झालटे सर, आपका शुक्रिया, आप हमारे एपिसोड में आए और आपका कीमती वक्त लेकर आए, क्योंकि नहीं मालूम आपको रात में कितने टाइम तक आपके केस जो आपके पास में आते हैं स्टडी करना पड़ती है, लेकिन वो टाइम निकालकर आप हमारे पास में आए, ये हमारे लिए आपकी तरफ से एक बड़ापन है। ये आपका बड़ापन है कि आपने हमको यहाँ पे आज बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो सर, हमारे एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम, आपके फादर्स, आपकी मदर्स और इसी तरह से आपका फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन। मेरा आप सबको तहे दिल से प्रणाम, सलाम और नमस्कार। मैं एडवोकेट संतोष चंद्रकांत राव झालटे महाराज हूँ। हमारा वतन शिवना गांव है, अजंठा लेने के करीब। हम महाराज फैमिली में हमारा जन्म हुआ है और हमारे जो पिताश्री है वेद शास्त्र संपन्न चंद्रकांत भीमाशंकर महाराज, हमारी मातोश्री स्वर्गीय सौभाग्यवती निर्मलाबाई चंद्रकांत राव झालटे महाराज। मैं इनका एकुलता एक लड़का हूँ, मुझको 4 बहनें हैं। 4 बहनें हैं। और सबसे बड़ी एक ऐसी बात है कि आज ये सुहानी शाम में आज आपने हमको फिर एक बार बुलाया और आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे, और आपको कुछ और नई जानकारी चाहिए वकालत के बारे में, ये देख के मुझको वो बहुत बड़ी खुशी हुई। आगे फरमाइए। सर, जैसा कि सुनने में आता है कि आप वकीलों के उस्ताद हैं,
हम्म। तो अब तक के कितने वकील आपके विद्यार्थी बन चुके हैं? जब मैंने वकालत में पहला कदम सिल्लोड कोर्ट में रखा, जी सर। तब सिल्लोड कोर्ट में जो सब कुछ वकील साहब थे वो सब बुजुर्ग थे। जी जी। 92 93 की ये बात है। जब और सब मेरी तरफ देख के हंसे थे। अच्छा। बोला आप हंसते क्यों हो? तो उन्होंने बोला बेटा वकालत करने के लिए बाल सफेद होना पड़ते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको तजुर्बा रहता, तुम्हारा क्या होगा, ऐसा बोलते थे। तो मुझको ये सुन के हंसी आती थी कि सही बात है, ये बोल रहे थे बुजुर्ग है, बुजुर्ग लोगों की वकालत चलती। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझको बुजुर्ग होने में बहुत टाइम लगेगा तो मैं आगे क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, ऐसा भी सोचने लगा। फिर मैंने दिमाग में एक नया विचार लाया कि जो वगैरह चलती है बुजुर्ग लोगों की चलती है, एक्सपीरियंस होल्डर जो रहती है उनकी चलती है। जी जी। अपन तो अभी नया बच्चा है, 1993 का, जी जी। उसको कौन पूछेगा। फिर मैं बोला कुछ तो भी चमत्कार करेंगे और अब हम सिल्लोड तालुका ने औरंगाबाद जिला सबको बता देंगे कि जो नए वकील भी रहे थे उनमें भी कुछ अलग चमक रही थी। अलग चमक रहे हैं। मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी ने बोला बेटा वैसा नहीं बोले, तुम टेंशन मत लो। बोला मेरी वकालत नहीं चलेगी पापा, पिताजी मैं क्या करूँ, तुमको कल मुझको खाना खिलाना पड़ेगा पिलाना पड़ेगा। तो पिताजी बोले मैं तेरे साथ में, बोले पिताजी बोले टेंशन मत ले, बोल तुम तुझको 1 रुपया नहीं मिलेंगे तो चलेगा, बोले मगर तू मेहनत कर, स्टडी कर, अभ्यास कर, पैसे के पीछे दौड़ मत, भागने का नहीं पैसे के पीछे। और जो आदमी इंसाफ को तरस रहा है उसको इंसाफ दिला कर रख, एक दिन तेरा रहेगा। और मैं सोनल वकील साहब के साथ में जूनियरशिप मैंने शुरू कर ली और स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता मैं कदम से चलने लगा। जी जी। और ये अभी ये मैं मुझको वकील बन गए कि 2 साल चलो बोलो मेरे को 1994 में जो मैंने अभी 93 92 93 94 अभी 2025 है। 25 है। और ऊपर वाले की दुआ से अब जैसे जो हमारे दोस्त हैं उनके सब कृपा से मैं अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस करता हूँ। जी जी। यानी मुझको सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे तरफ जो लोग आते हैं वो कोई समाज के रहते नहीं। अच्छा। एक भी कोई समाज का, कौन से भी समाज का रहता नहीं। वो बोलते हम वकील साहब तुम्हारी तरफ आए, हम ना हमारी जात धर्म तुमको बता रहे, ना तुम्हारी धर्म जात पूछ रहे नहीं। हमको मालूम है ये झाल्टे वकील है, ये हमारे वास्ते कुछ तो भी करेगा। और साहब यही सबसे बड़ी मेरे लिए दुआ है। मेरे तरफ जो भी क्लाइंट्स आते हैं तो कोई औरंगाबाद से आता, कोई परभनी से आता, कोई नासिक से आता, कोई अकोट से, अकोला से, हर जिले से मेरे तरफ लोग आते हैं। तो मुझको भी कभी कभी ताजुब लगता है कि मैं तो सिल्लोड के एक देहात का शिवना जैसा देहात का एक मैं लड़का हूँ और इतने लोग अपने पास आते कैसे। तो लोग आते क्यों है, इसकी मिसाल यही है कि मैं मेरे तरफ जो भी आएगा उसको न्याय दिलाने का पूरा मैं प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और उसके साथ में जो मेरे खिलाफ के पक्षकार रहते हैं उनके ऊपर भी मैं अन्याय नहीं होने देता, क्योंकि जो है उनको उनका भी इंसाफ मिलना ना, हमारे आदमी को अपना इंसाफ मिलना, ये मेरा धर्म है करके ऊपर वाले ने जो आज मेरे में ताकत दी है वो ताकत जो है सच राह पे चलने की है। और कभी कभी लोगों को ऐसा गुस्सा भी आता होगा मेरा कि झाल्टी वकील ऐसा करता, ये वो ऐसा करता। बिल्कुल नहीं साहब, मैं अगर ऐसा वैसा करता था तो आज मैं सिल्लोड में नहीं रहता था, मैं अमेरिका जाके प्रैक्टिस करता था। जी जी। तो अब तक के आपके पास में कितने वकील बने? 184। 184। उसमें खाली 2 ही मेरे। जी जी। एक मेरा लड़का। जी जी। और दूसरा बोले तो आपके घर के, आपने मेरी मिसेस, आपकी मिसेस भी भी ये साल वकील बन गई है। जी जी। मतलब आपकी फैमिली पूरे एडवोकेट बन चुकी है। तो क्या कोई अगर लड़ाई हो आपके घर में तो आप एक दूसरे को खाने के बजाय कलम बताते शुरू कर देते, ये कलम आप पर बैठती है, ये कलम आप पर बैठती है। एक ये ऑफिस साहब ने जो सवाल पूछा बहुत सही पूछा है कि वकालत जो है ये खाली कोर्ट में चलती, घर पे नहीं। घर पे अगर मिसेस का आवाज बढ़ गया तो मतलब मैडम जी माफ कर दीजिए। मतलब आप इधर बाहर कहीं नहीं डरते? नहीं, बाहर में कभी किधर भी किसको भी डरता नहीं। यानी आपका जज घर में है। आज भी पिताजी हमको, मैं जाते उनको सलाम करता, अगर पिताजी को मेरा गुस्सा है तो मतलब पिताजी मुझको माफ कर दो,
सब इसमें ही बहुत बड़ी भलाई है। भलाई है। अगर अपन घर के घर में अगर झगड़े करने लगे तो फिर अपने झगड़े छोड़ा होगा, हमको भी दूसरा वकील अपॉइंट करना पड़ेगा। जी, आपके जीवन का वो कौन सा मोड़ है जिसने आपको वकालत की तरफ मोड़ दिया, या आपकी चॉइस ही थी ये, या बाय एक्सीडेंट आप वकालत शुरू किए? हाफिज साहब, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि मैंने जिंदगी में या ख्वाबों में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं वकील बनूंगा। और क्योंकि वकील बनने के लिए वकील बनने के लिए पहले इंग्लिश पे कमांड रहना पड़ता, अलग अलग कानून देखना पड़ते, कायदे देखना पड़ते, हर एक की बॉडी लैंग्वेज समझना पड़ती। और मैं जो था एकदम सिंपल बॉय, और मुझको मैंने कभी ऐसा ध्यान में भी लिया नहीं, दिमाग में भी लाया नहीं कि मैं वकील बनूंगा। मगर हमारे पिताजी वेद शास्त्र संपन्न चंद्रकांत जी महाराज, उनकी ख्वाहिश थी वकील उन्होंने बनना करके जी। तो उन्होंने बोला, बेटा मेरी तू एक इच्छा पूरा करेंगे। बोला क्या है? बोला तू वकील बन जा। तो मैं बोला, पिताश्री आपको मालूम है इंग्लिश ABCD भी मैं ढंग से पढ़ नहीं सकता, मैं वकील कैसा बनूंगा? तो पिताजी बोले, बेटा टेंशन मत ले, तेरा बाप तेरे विषय बोले, मैं तुझको ABCD से पढ़ा था। बोले हकीकत में क्या बात, हमारे पिताजी ने ABCD से मुझको झड़ तक पढ़ाया जब मैं ग्रेजुएट हुआ था। देखो कोई यकीन करेगा नहीं। और फिर पिताजी ने मुझको समझाया कि अपन जो वकालत कर रहे हैं करने की अपने को, तो किसी की जान लेने के वास्ते करने की नहीं, किसी को तकलीफ देने के वास्ते नहीं, न्याय और इंसाफ के वास्ते मैं तुझको वकील बना रहा हूँ। क्या बात। और तू जो खेल खेलेगा, ये खेल कौन सा रहेगा? कुदरत का खेल रहेगा, मगर किसी को तकलीफ देना नहीं। जी। अब देखिए, अभी आज के दौर पे मेरे जगह पे कोई भी रहता था तो लाखों करोड़ों में नहीं अरबों में खेलता था, मगर मैं जो हूँ वही हूँ। आज अब मेरा मकान आके देखिए, जो पिताजी ने हमको मकान बांध दिया उसमें हम उसमें ही है। जी जी। सुनने को ये भी मिलता है कि आपके पिताजी श्री चंद्रकांत राव झालटे महाराज, ये जो हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टूडेंट हैं। बराबर, बिल्कुल सही बात बोली आपने। जी जी। और हमारे पिताजी को आज भी इतना गर्व है जी जी कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टूडेंट है। कैसे मालूम है क्या, कि पिताजी रोज जो अम्बेडकर लॉ कॉलेज में जाते थे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पिताजी से बात करते थे, उनको समझाते थे, उनके अखलाक, उनके कुछ सब संस्कार हमारे पिताजी पे हुए। और पिताजी जो है अभी तो हमारे पिताजी बिस्तर पे लेटे हुए, एक्सीडेंट हो गया उनका, 6 महीने से बेचारे बिस्तर पे है, फिर भी आज भी उनका जो दिमाग है जी एकदम अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। जी जी। उनको सब मालूम है क्या चल रहा है क्या नहीं। और जो अखलाक उन्होंने दिए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टूडेंट बोल के आज भी वो उनका नाम लेते रहे। जी जी जी। जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो किस नजरिए से आप उन मुश्किलों को लेते हैं? बहुत बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जिंदगी का नाम ही मुश्किल है। क्या बात। देखिए, अगर कोई भी शख्स हो वो मुश्किल को मुश्किल समझेगा तो जी नहीं सकेंगे सब, बिल्कुल नहीं। मुश्किलों को हम तो क्या समझते, गेम समझते हैं, एक कुछ तो बड़ा अच्छा गेम आ गया और ये मुश्किल में से रास्ता कैसे निकालना है, वो रास्ते पे फिर हम चलते हैं। और हमारे जो क्लाइंट्स लोग रहते, कोई रोता, कोई चीखता चिल्लाता होता, साहब हमारे में केस दाखिल हुई, आज अब हम खुदकुशी कर लेते, हम दुनिया छोड़ के भाग जाते। तो मैं उनको समझाता, ये दुनिया छोड़ने के लिए नहीं, ऊपर वाले ने आपको यहाँ पे जो भेजा है कुछ तो भी अच्छा करने के वास्ते भेजा है। तुम जो तुम्हारे दिमाग में जो कुछ गलत ख्याल आ रहा है उसको उठा के फेंक दो, हंसो, खुशी मिलेंगी तुमको। ये जो लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, इसमें टाइम जरूर लगता, पैसे भी लगते, मगर कभी न कभी न्याय मिलता। पर वो जब तक उस वक्त तक तुम इंतजार करो। झालटे सर, जैसा कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और काफी जगहों पर जाते रहते हैं, तो यंग पीढ़ी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि वो अपनी जिंदगी में करियर बनाने के लिए बहुत परेशान है, बराबर, रास्ता नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल सही बात। करना तो है, फिर उसमें उनके रास्ते भटक जा रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम है आपका उनके लिए? बहुत अच्छा सवाल है। जो युवा पीढ़ी है आज की, जी, आप देखिए, एक जमाना था अपने को खाली रेडियो मालूम था, उसके बाद में टीवी मालूम हो गया, मगर अभी आज का जो जमाना है
ये यूट्यूब का है, गूगल का है, ट्विटर का है, फेसबुक का है, व्हाट्सएप का है। देखो कितनी बड़ी सुविधा आ गई। बहुत ज्यादा। अभी अपन ने अगर कुछ तो भी दिल में लाया कि मैं ये करना है, करूंगा वो करूंगा, तो घर बैठे मोबाइल पे भी खेल सकता और ला सकता, स्टडी कर सकता और कुछ भी कर सकता इसके ऊपर। मगर साहब एक बात ध्यान में रखने जैसी बात है कि दुनिया जितने आगे जा रही है उतने हम पीछे जा रहे हैं। तुम बोलेंगे ये बात कैसी है? अब मैं मिसाल दूंगा आपको, ये मोबाइल का। अभी ये मोबाइल जो सबको आज हाथ में है, जी। बराबर है। आप तुमको किताब निकालने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, तुम एक सेकंड में अमेरिका जा सकते, दूसरे सेकंड में इंग्लैंड, थाईलैंड, कहाँ भी जा सकते, देख सकते। बोलो तो ये दुनिया इतनी करीब आई, मगर इसके जितने फायदे हैं उससे ज्यादा इसके नुकसान है। आप बोलेंगे कैसा? ये देखो, ये मोबाइल, आजकल की जो अम्मा है उसके हाथ में, एक हाथ में बच्चा रहता और दूसरे हाथ में मोबाइल रहता, वो सोचती कि मैं बच्चे को देखो या मोबाइल में देखो, और उसको जब गेम शुरू हो जाती है इसके ऊपर या कुछ मैसेज आने लगते हैं या फोन आ जाते हैं, वो बच्चा वो बाजू में गिर जाता। जितना अपन अभी ये ऐसे हालात में काम कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये मोबाइल से अगर अपन बच के रहे तो बहुत फायदे की बात है। तुम बोले ऐसा कैसा है? ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये चीज, कोई भी चीज इस दुनिया में बुरी नहीं है, और इसका वापर कब करना, कैसे करना, ये अपन ने सोचना चाहिए। अगर ये नहीं सोचेंगे तो अपने को बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। देखो ये मोबाइल ऐसा हाथ में पकड़ पकड़ के, आप जो दर्शक है जितने भी मेरा भाषण सुन रहे हैं, मेरी मुलाकात सुन रहे हैं, देखिए सबके अंगूठे दुखने लगे। मालूम नहीं लोगों को, डॉक्टर की तरफ जा रहे, बोलते हमारा अंगूठा दुख रहा। अरे अंगूठा तुम्हारा दुख रहा नहीं, तुमने तुम्हारे हाथ से खराब कर लिया एक मोबाइल पकड़ पकड़ के। किसी का सर दुख रहा, किसी की जो आंखें वो नम हो गई, क्यों हो गई? ये मोबाइल की लाइट से। ये मोबाइल की जो लाइट है ना, तो ये कभी भी इसका जो फिल्टर रेट कम कर लेने का, नहीं तो अपने को आई सिंड्रोम नाम का ये डिसीज हो सकता है, ये भी अपने सोचना चाहिए। मगर ये अभी की जो ये पीढ़ी है, ये जो दुनिया है, ये सोचने को तैयार ही नहीं है। करके मेरा सबको एक वकील के नाते से एक मैं आह्वान कर रहा हूँ सबको कि कोई भी चीज अगर तुम इस्तेमाल कर रहे तो जरा संभाल के कीजिए। ये देखो, इस पर से अगर कुछ एक आधा गलत संदेश चला गया, क्या होता मालूम है? क्या झगड़ा हो जाता, दो समाज में क्या हो जाता, ना इत्तेफाकी आ जाती, झगड़ा हो जाता, झगड़े हो जाते। अभी हिंदुस्तान में कितने वकील इसको यूज करते ये उनको मालूम होगा, मगर मैं एक ऐसा वकील हूँ कि मैं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी इस्तेमाल करता नहीं। आप बोलेंगे कैसी बात है? देखो, जाने अनजाने में एक आधा कुछ बुरा मैसेज मेरे तरफ से अगर चला गया तो लोग मुझको माफ कर देंगे, मुझको गारंटी है, क्योंकि सब लोगों को यकीन कि झालटी वकील गलत काम करता नहीं, पर मैं हाफिज साहब खुद को माफ नहीं कर सकूँ, करके मैं इस सब चीजों से दूर रहते हैं। जी जी जी। सर, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसने आपकी जिंदगी को पूरा बदल दिया, या आप के पास में कोई ऐसा केस, नया केस आया जिससे आपकी जिंदगी पे भी उसका असर हुआ? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने जी। तो देखो, केसेस हर किस्म के केसेस आते रहते। जी जी जी। हमको ऐसी चॉइस नहीं है कि हमने ये केस लेना, ये केस लेना। जी जी। मेरे तरफ ज्यादा से ज्यादा जो केसेस आते हैं वो मियाँ बीवी के आते हैं। मेरे पास मियाँ भी आते, बीवी भी आते। तो पहला बार मैं उनको समझाता कि तुम ऐसा मत करो, झगड़े मत करो, आपस में तशवा कर लो। नहीं साहब, हम उसने गाली दी, मेरी माँ निकाली वगैरह वगैरह ऐसा बोलते हो। तो बोलता है ये हो जाता है, माफ करना भी सीखो। आपको ताजुब लगेगा, बहुत से पक्षकार ऐसे आए कि उनको मेरा गुस्सा है, ये क्या ऐसे वकील है, इसको वकील बोलते क्या? बोले हम तुम्हारी तरफ इंसाफ मांगने वाले, तुम बोल रहे कि उनको माफ करो, तुम उनसे मिले क्या? यहाँ तक बोले। इससे भी आएगा क्या किस्सा मैं आपको सुना था, आपको भी हंसी, मुझको नाम बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के मशहूर डॉक्टर मैडम, सपकाल मैडम, और मुझको एक बहुत बड़े फंक्शन में बुलाया था। वो फंक्शन का एक ही मिसाल था कि जो 400 टन के झड़े होते, खाउटी वगैरह, इस पे से क्या करना साहब। मैंने 1 घंटा भाषण दिया। 1 घंटा भाषण मैंने सबको समझाया कि देखो,
कम से कम मेरे ख्याल से 6 या 7 हजार महिलाएं थी। तो मैंने उनको समझाया कि दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कोर्ट में गर्दी बढ़ते चल रही, भीड़ बढ़ते चल रही। क्यों? 498 की, खाउटी की, ये खाउटी की। तो मैंने बोला, समझा भाषण में इतना बोल दिया मैंने कि देखो, तुम तुम्हारे दादी माँ को पूछो कि तुमको कुछ घर में तकलीफ हुई क्या नहीं। बहुत तकलीफ थी उनको, बावड़ी से पानी लाना पड़ता था, नदी पे से पानी लाना पड़ता, जो जाते पे जब तो कोई ये नहीं था, गिरनी नहीं थी, ये काम करते थे, चक्के से आटा पीसते थे वो। और उससे भी आगे उनको इतनी तकलीफ होती थी, मगर उन्होंने कभी किसी पे 498 केस किए नहीं किया। और तुम जितने केसेस करेंगे उतनी तुमको तकलीफ होगी। कैसे? केस करने के बाद में किसी का भी दिल दुख जाता था, फिर वो दूल्हा हो, दूल्हे की माँ हो, पिताजी हो, कोई भी पूरा रिश्ता। और आजकल तो एक फैड ऐसा निकल गया कि सबके नाम डाल दिए जाते हैं। इससे क्या होता? संसार टूटने लगता करके मैंने ऐलान कर दिया वो भाषण में, सबका मैडम के सामने। और बहुत पब्लिक थी कि तुम्हारे दादी ने, दादा ने, किसी ने केस किए नहीं, तुम भी मत करो, सुकून से रहो और माफ करते चलो। क्या बात है। ये होने के बाद में मैं खामोश हो गया। फिर बाद में सपकाल मैडम जी का भाषण आया, तो उन्होंने बोला, ये झालटे वकील जो महिलाओं, ये पुरुष का वकील है बोले। हमारे दादी ने केस किया नहीं, हमारे आंटी ने केस किए नहीं, मगर हमने करना चाहिए बोले, क्योंकि जब तक हम केसेस करते नहीं तब तक हमको इंसाफ मिलता नहीं। अब देखिए साहब, एक डॉक्टर और एक वकील के सोच में कितना फर्क है। अभी डॉक्टर मैडम जो उन्होंने कहा वो भी उनके हिसाब से ठीक है, मगर मैंने जो कहा, मैंने वकील बोल के ऐसा बोलना नहीं था, उल्टे मैंने कायदे बताना कि ये कलम है, ये कलम से तुम ससुर को अंदर में डाल सकती, ये दूसरे कलम से पति को अंदर डाल सकती, ये कलम से तुम देवर को डाल सकते, ये कलम से तुम पूरे फैमिली को अंदर डाल सकते। ऐसा मैंने भाषण देना था, ऐसा उनका मकसद था। मगर साहब देखो, मैं वकील जरूर हूँ, मगर मैं किसी का बुरा चाहता नहीं हूँ। मेरे तरफ पक्षकार आने के बाद में भी मैं पहले उनको समझा था कि देखो, तुम कोर्ट की जो पायरी है ना, तुम्हें चढ़ रहे, सोच के चढ़ो। कोई लोग मेरे बारे में गलत फहमी करते, साहब हमारे सामने वाले तुमको आके मिलेगी। अभी अगर ऐसे सामने वाले अगर मेरे सामने आके मिल रहे, ये कर रहे, तो वो गलत क्या करूंगा? दोनों तरफ से पैसे लेके मैं आराम से सो जा सकता था। और मेरा दिल आज भी है कि पूरे दुनिया में सुकून होगा। क्या साहब, सही बात है क्या नहीं? जन्नत लोग बोलते हैं, कहाँ है जन्नत? मैं बोलता जन्नत तो अपने अपनों में है, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, अपने सब कुछ, दोस्त, सहेली, सब ये अपनी जन्नत है। और ये जन्नत को अगर अपन ने इनके ऊपर केस ठोक दी तो क्या होगा साहब? जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपने उस जन्नत के दरवाजे को बंद ना होना, इसलिए आपने उस तरह की राय सबको दी है। बिल्कुल। और हकीकत में उस वक्त जो तकलीफ है औरतों को थी और उन्होंने बर्दाश्त किए, कोर्ट में नहीं गए, उनकी जिंदगियां गुजर गई, उनकी पोतरी नवासी, उनकी शादियां हो गई, तब भी उनकी जिंदगी में, फैमिली में कोई ऐसे मैटर नहीं हुए। नहीं हुए। सही बात आपने, बिल्कुल आपने जो कहा है, आपने परिवार के बड़े सदस्य के हिसाब से आपने समझाया है। बिल्कुल सही बात। सवाल यह है कि आप वकील होने की मुनासिबत से आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे भारत की जो न्याय व्यवस्था है, तो आम नागरिक के लिए कैसी है? क्या आम नागरिक को न्याय व्यवस्था बरोबर मिलती है या न्याय व्यवस्था को भी खरीदा जाता है? ये जो सवाल आपने पूछा, ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि हर शख्स जो कोर्ट में आता है जी, हर शख्स जो कोर्ट में कभी आया नहीं, हर शख्स जिसको कोर्ट मालूम भी नहीं, वो लोग आज न्याय व्यवस्था के बारे में पूछते रहते हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान में नहीं बोलूँगा मैं, पाकिस्तान में बोलूँगा नहीं, महाराष्ट्र में बोलूँगा नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ पूरे दुनिया का जो कानून है, ये जो आज जो चालू है, एक कोर्ट के आधार पर चालू है। आप बोलेंगे कैसा है? देखो, आज कोर्ट है करके तो हम सब सुरक्षित है, रात को हम चैन से सो सकते। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है अगर हम कुछ तकलीफ हुई तो हम बटन दबाएंगे मोबाइल का, पुलिस आएंगे, पुलिस पकड़ लेंगे आरोपी को, फिर जेल में भेजेंगे, फिर जेल में जाने के बाद वहाँ पे जज साहब रहेंगे, वो इंसाफ दिलाएंगे, वो चोर को इनको एक तो फांसी देंगे, नहीं तो सजा देंगे, मगर हमको जो रखेंगे वो अच्छा रखेंगे। जी। तो तीसरी बात ऐसी है कि जो आपने बोला कि न्याय व्यवस्था पे कुछ आपको ऐसा लगता है, कुछ तो भी संशय है। सब एक बात ध्यान में रखिए, ये न्याय देवता है, ये न्याय मंदिर है, सिल्लोड का हो
या पूरी दुनिया का हो, यहाँ पे कोई भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं। लोगों के दिल में कुछ ऐसा होते रहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोर्ट में ऐसा होता, उल्टा होता, सीधा होता, ऐसा हो जाता, बिल्कुल गलत बात। कोर्ट में जो भी होता है वो इंसाफ होता है। अभी अभी समझो मैंने ये केस चलाया एक्स आदमी की, और मैंने मेरी जो केस है अदब से और कानून की सबसे कोर्ट के सामने रखी जी, और उसको न्याय मिल गया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने शक करना। ये देखो, कोई भी जज साहब हो, हिंदुस्तान में हो या पूरे दुनिया में हो, जो जज साहब रहते वो पवित्र रहते और वो कानून के दौरे से ही चलते, और उनके नाम पे कुछ लोग कुछ बोलते होंगे तो सब कुछ गलत है। क्योंकि आज मैं 93 से 2025 में हूँ, कोर्ट कचहरी में कोई भी गलत काम होता नहीं जी जी, और होगा भी नहीं। करके लोग खुद पे रिश्ते पे भरोसा करते नहीं, वो कोर्ट पे भरोसा करते हैं। एक सबसे बड़ा मिसाल है जी, करके आज से मैं सबको ऐलान करूंगा कि न्याय व्यवस्था के बारे में आप कभी भी दिल में कोई भी संशय मत लाओ। जी जी जी। भारत सरकार जैसा कि आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी तरह से रोजगार के मौके देने में नाकाम दिख रही है, इस तरह का जनता का कहना होता है। तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि भारत सरकार जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने में हकीकत में नाकाम है या किसी और तरफ उसकी तवज्जो है? ये भी सवाल बहुत बढ़िया है जी अभी आप बोलेंगे भारत सरकार। जी अब भारत सरकार की पहले तुम लोक संख्या देखिए कितनी है। जी देखिए, एक अंदाजा बोलो कितने हुए, बोलो। 140 करोड़ के आसपास है। अब 140 करोड़ के आसपास ये अगर संख्या गई है तो अब देखो पढ़ाने वाले कितने हैं? एक। नंबर 2, सुनने वाला कौन है? नंबर 3, सीखने वाला कौन है? तुम देखिए, एक घर में 10-10, 12-12 बच्चे हैं, माँ बाप परेशान है कि ये किधर गई, वो किधर गई। ऐसे हालात में हम हिंदुस्तान में रहते हैं बड़े आज़ादी के साथ, मगर अपने को अपने घर के बारे में बहुत सी चीज़ें मालूम नहीं है। ऐसे हालात में फिर भी टीचर लोग जो कुछ पढ़ा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में या बाल वर्ग में, वो जी जान तोड़ के पढ़ा रहे हैं। मगर जो स्टूडेंट जाके वहाँ पे बैठते हैं, एक के दिल में एक ख्याल, दूसरे दिल में दूसरा ख्याल, तीसरा ख्याल, और मोबाइल थोड़ा भी बजा तो फिर अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं। या ऐसी हालात में जो शिक्षण पद्धति अपन उनको नाम रख रहे, नहीं साहब, कुछ तो भी इसमें भी बदलाव होना चाहिए। इसमें अगर बदलाव आ गया तो फिर शिक्षण पद्धति को भी कोई गलत नाम से देखेगा भी नहीं। और ये शिक्षा अपन जो लेते हैं, ये शिक्षा क्या कि सबसे बड़ी जो मेहनत रहती वो सीखने वाले की रहती, कि उन्होंने जो कुछ ग्रहण किया वो अपने ध्यान में रखना चाहिए और उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। उसको ही शिक्षण या शिक्षा बोलते हैं सर। जैसा कि झालटे सर, इलेक्शन आते हैं और तरह तरह के अलग अलग मौके पर अलग अलग इलेक्शन होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जो पार्टियों के ऐसे भाषण देने वाले जो जहरीले भाषण देते हैं, उनकी भाषणों में जहर भरा होता है, दो समाजों के दरमियान में एक नफरतें फैलती है, और जो भाषण के जरिए से होता है, आम जनता को इस पर कोई ख्वाबो ख्यालों में वो बातें नहीं होती, लेकिन ये भाषण देने वाला वो तमाम बातों को लाकर उनके सामने खोलता है और तरह तरह की। तो संविधान इसकी इजाजत देता है कि इलेक्शन के मौके पर ऐसे भाषण देने वालों को स्टेज पर भाषण देने की इजाजत है? संविधान देता है इसकी इजाजत? ये देखो, अभी बात संविधान की है जी। संविधान ने क्या है, सबको आज़ादी दी है जी और अपने को बोलने का, चलने का, फिरने का, खाने का सब एक हक दिया है जी अब कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, वो अपने हिसाब से बोलता है जी ओके। अगर उससे किसी के दिल को अगर चोट आ रही है जी तो ये बात अलग, जी मगर संविधान ने जो किया है तो एक अपने को आज़ादी दी है। अभी उसमें से अपने को क्या लेने का है, ये हर एक का सवाल है। अभी जो कोर्ट में जो झगड़े चल रहे, फिर इसकी वजह से तो ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। मैंने समझो ये भैया को कुछ बोल दिया, उनको कोई बोल दिया, बस ये खाली इशू होना चाहिए। और इसी छोटे छोटे मुद्दे पे लेके लोग कोर्ट में आ रहे हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान में अभी मैं जहाँ तक घूमता हूँ, आज तक मुझको ऐसा एक भी कोर्ट खाली मिल रहा है। जहाँ भी जाओ भीड़ ही भीड़ है। क्योंकि लोग, उनकी जो भावना है छोटी छोटी चीज़ों पे भड़क रही है साहब। अभी तुम छोटी छोटी जो चीज़ें है और उसको लेके तुम ध्यान में लेके चलेंगे तो
तुमको चलना भी मुश्किल रहेगा, हो जाएगा, फिर आगे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा करके मैं हर पक्षकार को पहले मेरे तरफ आने के बाद मैं सलाह देता हूँ, फुकट में सलाह, मैं सलाह पीस लेता हूँ हर एक से। और पहले मैं बोलता, भैया तुम हमारी तरफ अभी आए, ये देखो ये कोर्ट के फेर है, तुमको लगता कि 2-4 दिन में हम जीत जाएंगे, सामने वाला हार जाएगा, ये सब गलत है। सालों साल कितने साल केस चल रही है, तुमको भी मालूम नहीं, मुझको मालूम नहीं, कि यहाँ तक जज सबको मालूम नहीं रहता। तुम ये कोर्ट की पायरी चढ़ने से पहले 100 बार सोच लो। तो कुछ लोग साहब मेरे में ये करने लगे, संशय लेने लगे, साहब तुम सामने वाले से मिले क्या? बोले अरे मैं बोला तुम्हारे सामने वाले को नहीं, तुमने नाम भी तो बताया कि मुझको होता है। मैं तुमको कोर्ट की एक भाषा में समझा रहा हूँ कि तुम कोर्ट की पायरी चढ़ने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि इसमें पायरी चढ़ना आसान है, नीचे उतरना उससे भी बहुत बड़ी मुश्किल चीज है। तुमको पैसे कितने लगेंगे, क्या लगेंगे, तुमको भी मालूम नहीं, मुझको भी मालूम नहीं, मगर हर बार तुमको कोर्ट में आना ही पड़ेगा, तुम सोचो। इतना सोचने के बाद में, समझाने के बाद में भी लोग मानने को तैयार नहीं। उल्टा लोगों को लगता है कि झालटी वकील ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब झालटी वकील सामने वाले पार्टी से मिला है। अगर भैया तुम देखो, अगर मैं ऐसा इधर से उधर से मिलता था तो आज आप मुझको मुलाकात के लिए बुलाते नहीं थे। तो जिस तरह से संविधान ने अधिकार दिया है सबको अपने अपने ख्यालात रखने का, बोलने का, लेकिन अगर उन ख्यालात से जो बरसों की मोहब्बत बनी हुई है, वो बरसों की मोहब्बत इलेक्शन के कुछ स्टेजों से वो मोहब्बत खत्म होती है, तो आप उसको क्या नाम दोगे? फिर संविधान तो उसकी इजाजत देता है, लेकिन क्या संविधान दो समाजों की मोहब्बतों को खत्म करने की इजाजत देता है? और अगर नहीं देता है तो फिर क्या इस पर कोई नया कानून या नई बात आना चाहिए या नहीं? क्योंकि बरसों की मोहब्बत जो दो समाजों के दरमियान होती है वो कटते हुए, टूटते हुए दिखाई देती है। तो इस पे आपका तजर्बा क्या कहता है? ये सवाल इतना सेंसिटिव है, और ये सवाल पूछने की आपने जो हिम्मत की, मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ऐसे सवाल पूछने को पत्रकार भी हुई डरते हैं। ये देखो, संविधान क्या करता है ये आपको अच्छी तरह से मालूम है जी, बराबर है। आप बोलिए संविधान के नियम क्या है? बोलो। अपने हुकूक के बराबर जी, और आगे संविधान ने और सुख और शांति, शाबाश, ओके, और भाईचारा, शाबाश, और बहुत बहुत अच्छे, बोलिए आई एम प्राउड ऑफ यू। और भाईचारे के आगे एकता और शांति, सुख, समाधान, ये देने वाला है। मगर लेने वाले की जो आजकल की जो दुनिया है वो सुन लेती, और उसके बाद में अपने हिसाब से आरसा लगाना शुरू कर देते। इसी वजह से जो कुछ शांति अमन होना चाहिए वो इस हालत में हो रहा ही नहीं। क्यों हो रहा नहीं साहब? कि हर एक अपने हिसाब से कानून का अर्थ लगाया। अगर सब समाज या सब लोग अगर सब इकट्ठे बैठेंगे और वो प्रतिज्ञा करेंगे कि आज ये सब हम भाईचारा है, ये हमारे धर्म के नहीं है, ये हमारे घर के, सब एक इकट्ठे बैठ के सुख शांति से चलेंगे, तो ये आज अपन इसको इंडिया बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, इस पे आज ही 4 चांद लग जाएंगे अगर ये सीख लिए तो। जी। और जैसा कि इलेक्शन आते हैं, तो इलेक्शन आपके तजर्बे के हिसाब से सवाल करना चाहता हूं कि आप क्या सोच रखते हैं कि इलेक्शन जब आते हैं तो इलेक्शन जात पात पर होना चाहिए या विकास पर होना चाहिए, और वोटर्स ने अपना कीमती वोट जात पात पर देना चाहिए या विकास पर देना चाहिए? इस बात पे और मुबारक आपको। अब ये सवाल इतना बढ़िया है, अब इसका जवाब मैं कहता था, आप सुनिए जी। इलेक्शन जब आ गया तो यहाँ पे जात पात निकलती जी, कि ये फलाने जात का है, ये फलाने जात का, वो ये जात का, वो जात का है। अब देखो, हम दूध लाते गौरी की तरफ से, तो उसको जात नहीं पूछते। अनाज लाते किराना दुकान से या मार्केट से, उसी जात नहीं पूछते। हम डॉक्टर की तरफ जाते, उसको जात धर्म नहीं पूछते। वकील की तरफ जाते, उसका जात धर्म नहीं पूछते। जब भी इलेक्शन आता तभी जात बीच में आती है। अगर ये जात इतनी खराब रहती थी, बस सुनो, किसकी भी जात हो, तो ये भाईचारा कभी नहीं होता। ये एक इशू है, ये इशू ऐसा है कि अब ऐसी हालत में मुझको ज्यादा वोट कैसे मिलेंगे जब मैं जात पे आ जाऊंगा।
और मैं मेरा प्रखर भाषण करूंगा, मैं हिला के रोकूंगा और इसको बदनाम करूंगा, इसको तकलीफ दूंगा। देखो ये खाली बोलने की बात है सब। अगर जात लेके अपन चलते थे तो आज हम सब एक यहाँ पे बैठते नहीं थे, साथ में खाना नहीं खा सकते थे। अब देखो ना, अनाज कहाँ से आ रहा, पानी कहाँ से आ रहा, कौन सी नदी से आ रहा, नाले से आ रहा, अपन देखते क्या? नहीं। मगर जब भी मसला आता है इलेक्शन का, तभी ये जात ऊपर आती है। और एक मेरे हिसाब से हमारे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि इस दुनिया में दो ही जाति है। बोले मतलब कौन सा है? नहीं, तीन जाते। बोले तीन जात, मतलब कौन से? बोले एक स्त्री पुरुष और तीसरा जो स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं, नपुंसक। बस इसके अलावा जात है ही नहीं। मगर ये इशू है इलेक्शन का। बस इससे अगर अपन बच के रहना, बोलता हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान क्या अमीर, हिंदुस्तान से फिर बड़ा देश अपने भारत में रहेगा नहीं या दुनिया में रहेगा नहीं। और वोटर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, वो अपना कीमती वोट किसको दे? देखो ये बात तो सही पूछी आपने। ये देखो वोटर के मैंने ऐसे अलग अलग ग्रुप देखे हैं, रंग भी देखे हैं। जी। कोई 500 वाला वोटर, कोई 1000 वाला वोटर, कोई क्वार्टर वाला वोटर, कोई ये वोटर, कोई वो वोटर। देखो ऐसे ये जो खेल है ना, ये गलत है। ये तो मैं सब वोटर को कहूंगा, अगर तुमको समझो ऐसे रंग लाने के ना जरूर लाओ तुम, मगर उसके वास्ते अपना हक बेचो मत। क्योंकि आपने एक वोट पे पूरा कुदरत का कानून भी बदल सकता है। मगर ये लोग आज सोचने को तैयार नहीं, वो खाली देखे थे ये कब कितनी है, बस हो गया वोट। फिर बाद में उनको मालूम नहीं कि हमने वोट दिया किसको। तो अगर जो मतदार है वो और शहाने हो गए, समझदार हो गए, तो हो सकता है हिंदुस्तान का इतिहास बदलने को कुछ देर नहीं लगेगी और एक अच्छा सरकार आएगा। अभी ये भी सरकार है, मैं तो सब सरकार को अच्छा मानता हूँ। क्योंकि मैं वकील हूँ और मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। जो सरकार आया उसको भी सलाम, जो सरकार आया उसको भी सलाम। मगर अपने को हकीकत में अपना सरकार अगर होना चाहिए तो फिर वो जो आने वाला वोट है वो अपने हाथ से नहीं आना, ऐसा ना डायरेक्ट दिल्ली से आना चाहिए। फिर वो सरकार, जैसा एक सरकार को लेकर बात निकली है, तो सरकार को लेकर एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके तजर्बे से, कि मंदिर मस्जिद जात पात करने से हमारा मुल्क विकास पर जाएगा, या जिस तरह से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, स्वास्थ्य, ऐसी शिक्षा, रोजगार पर ज्यादा ध्यान देने से अपने देश का विकास होगा? इसमें से मैं एक ही बोलूंगा जी, बाकी सब बकवास। एक ही जी। एक वो कौन सा है मालूम है? कि अगर हमने अपने वोट पे जोर दिया कि ये जो शख्स मैं देख रहा हूँ ये मेरा काम करने वाला है और ये हिंदुस्तान की शान रखने वाला है, हिंदुस्तान को साथ में लेके चलने वाला है, ये कभी मैनेज होगा नहीं, ऐसा सोच समझ के वोट किया और उसको गारंटी है कि ये अभी जो मैंने वोट दिया तो ये भी मेरा वोट खाली जाने वाला नहीं है, तभी साहब हिंदुस्तान का विकास होने वाला है। झालटे वकील सर ने जो बात बताई है कि ये ताकत वोटर्स के वोट में है कि वो अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाए या तरक्की से पीछे लेकर जाए, क्योंकि उसका एक वोट कहां पर जा रहा है ये उसे देखना है कि उसके एक वोट से कौन से शख्सों को लाना है, जो विकास करने वाला है या अविकसित शख्स है, किसको लाना है, ये वोटर्स के ऊपर डिपेंड है। ये भारत को किधर ले जाना है ये वोटर्स के ऊपर डिपेंड है। ये बात संतोष झालटे महाराज जो वकील है उन्होंने अपने तजुर्बे से बताई और बहुत अहम चीज है ये वोटर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने देश को किस तरफ ले जाना चाहता है। इसी तरह से सर हम थोड़ा सा सिल्लोड़ की अदालत की तरफ अब चलते हैं। बिल्कुल वेलकम सर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि सिल्लोड़ की अदालत में फिलहाल जज कौन है? हमारे अभी जो जज साहब है तो उनमें अभी जो है सुशील देशमुख साहब, वो सीनियर डिवीजन जज साहब है जी। उसके बाद में अढ़ाई के जज साहब जी, वो प्रथम और न्याय दंडाधिकारी है जी। उसके बाद में तट्टू साहब बोल के है जी, वो भी प्रथम और न्याय दंडाधिकारी है। और किरमे साहब जी, वो भी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी है। ऐसे अभी 4 जजेस हमारे कोर्ट में है। और आप देखिए साहब, बाजार में जाओ गर्दी कम है, बस स्टैंड पे जाओ गर्दी कम है जी। सबसे ज्यादा भीड़ गर्दी देखने की है तो तुम कोर्ट में आ जाओ जी। देखो अभी 4 साहब जज साहब होने के बावजूद भी 4 कोर्ट एट ए टाइम चल रहे हैं जी, सुबह से शाम तक जी। फिर भी गर्दी कम हो रही नहीं साहब। इसका मतलब क्या है कि लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट कोर्ट में ही है जी। अगर लोग सोचने लगे कि चलो
आपस में बैठ के तशवा कर लेंगे तो ये गर्दी कम भी हो जाएंगी, उनके शरीर पे दिमाग पे जो तान तान वो भी कम हो वो भी जाएगा। कम हो जाएगा। मगर हम लोगों को मगर ऐसे समझाते ऐसे राय देने वालों को कहते हैं कि तुम बिक गए। बिक गए, बस मेरी दिल की बात आपने फिर एक बार छीन ली। जी जी। अगर सब हम बिकने वाले रहते थे तो आज आपके सामने लेकिन आ आप ही है, नहीं सकते थे। आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन आपका प्रोफेशन होने के बावजूद भी अब क्लाइंट जो है तो आपके कस्टमर है, हो बराबर। तो आप अगर ऐसा बोलते हैं तो अदर वकील जो है, अदर एडवोकेट, वो तो आपको फिर आपका दुश्मन ही समझेंगे अपना। बराबर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्योंकि हमारा आप नुकसान कर रहा है। क्योंकि आप उनका नुकसान कर रहे हैं। मुझको तो बहुत से वकील साहब बोलते हैं कि अब तुम्हारा पेड़ो खराब है, तुम कुछ भी बोलेंगे, हमारे पेड़ पे पाव मत मारो। अच्छा, अभी फिलहाल अपने सिल्लोड अदालत में कितने वकील काम कर रहे हैं? बोलो तो हमारे स्टाफ के कि आपके स्टाफ के? हाँ, हमारे स्टाफ के अभी कम से कम 30-35 है जी। आज मेरे साथ में। आप 30-35? 30-35 जी जी। अच्छा, सिल्लोड कोर्ट में आपकी जिंदगी में ऐसे कोई केस आए हैं जिसमें केस आया उसमें वकील तो परेशान है ही, जज भी परेशान है कि क्या फैसला सुनाऊं, किसकी तरफ से फैसला दूं, अंडर प्रेशर किसी सत्ताधारी का या किसी गुंडे मवाली का या कोई अदर जो भी है अपनी ताकत जो रखता है अपने एतबार से, तो ऐसे कोई केसेस? ये देखो, अभी आपने जो बोला ये बात से मैं सहमत जी, हूँ। आप जी। बोलेंगे कैसा? एक कोर्ट ही ऐसी चीज है साहब जी। हमारी कि जहाँ पे किसी का धाक नहीं, किसी का दड़पण नहीं, प्रेशर नहीं, किसी से कुछ लेना भी नहीं, कुछ देना भी नहीं। यहाँ पे जो कोर्ट है ये कानून का राज है। जी और जो भी कोई जज साहब है आने वाले यहाँ से जाने वाले, वो जो रहते हैं वो स्वार्थी रहते नहीं, जी जी। बिल्कुल नहीं। जो भी कुछ करेंगे वो कानून के हिसाब से करेंगे। करके गवर्नमेंट ने भी, जुडिशियरी ने भी उनको आज ये राज सिंहासन पे बिठाया है। जी और ये जो फैसला करते हैं एक कानून के हिसाब से करते हैं। जी। और जो कुछ हल्के कान के लोग रहते वो कुछ गलत फहमी कर लेते, कुछ उल्टा सीधा बोलते। मगर साहब मैं जो बोल रहा हूँ मेरे तजुर्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जो कानून है ये बिकाऊ कानून नहीं है। और यहाँ पे कोई बिकाऊ भी होता नहीं, ना कोई मैनेज भी होता नहीं। यहाँ पे जो भी होता है वो कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक ही फैसला होता है। अगर तुमको ये फैसला मंजूर नहीं तो फिर उसका अपील है। अभी समझो सिल्लोड कोर्ट का एक फैसला आ गया, ये तुम्हारे खिलाफ हो गया, इसका मतलब तुम्हारे पे अन्याय हुआ ऐसा नहीं, तुम तुरंत नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते, वहां जाने के बाद तुम बोल सकते साहब हमारे पे अन्याय हुआ, अगर सही अन्याय होगा तो तुम्हारा जो अपील मंजूर हो जाएगा, नहीं तो फिर तुम उसके ऊपर जा सकते, फिर हाई कोर्ट भी इंसाफ मांग सकते, वहां भी तुमको फैसला नहीं, फिर आखिरी सुप्रीम कोर्ट में बोलो तुमको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। और कुछ लोगों के जो गलत ख्याल है इसके बारे में, वो गलत ख्याल आज से भूल जाओ, क्योंकि एक एडवोकेट संतोष याटे महाराज आपको ग्वाही दे रहा है कि कोर्ट में जो भी होता वो कानून से होता है। जी झालटे सर, जैसा कि आपके पास में बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज लोगों के केसेस आते हैं, सुनने को मिलता है, और जो रिलेटेड होते हैं अपने बड़ी बड़ी ताकतों से, तो कभी आपने उनके केस जीते हैं और जीतने के बाद में आपको कभी ऐसे कॉल, कभी ऐसे फोन, कभी आप पर कोई हमला, कोई अटैक? ये सवाल बहुत बढ़िया पूछा आपने साहब जी। अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी मेरे पास में 4-5 कार है। जी जी। मगर कभी कभी मैं भी बोलता पैदल घूमेंगे, हाँ। तो मैं कोट निकाल के पैदल जाता हूँ। एक बार पीछे से अंबेडकर चौक में एक बहुत बड़ी कार आ गई और उसने मुझको उड़ा दिया। कम से कम 8-10 फुट में ऊंचा भी गया, नीचे भी, रास्ते भी गिर गया अंबेडकर चौक में, और ये मेरा हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। कुछ समय तक मैं बेहोश भी था, लोगों ने मुझे उठाया, दवाखाने में एडमिट किया, फिर पुलिस आए, पंचनामा वगैरह वगैरह सब हो गए। और फिर दादा चली कि ये उड़ाने वाला कौन है। अभी देखिए मैं तो बेहोश था, मुझको मालूम नहीं। जो आने वाले जाने वाले लोग थे उन्होंने क्या देखने का देख लिया। मैं दवाखाने में 2-3 दिन था। फिर पुलिस ने हमारे उस्मान झालटे जो बोलते हैं सब उनको, उन्होंने तहकीकात करे, उन्होंने कुछ कैमरे वगैरह चेक करे, और कन्नड़ तालुके में का एक काली पीली वाला ड्राइवर, उसको रात के 1:30 बजे पुलिस हमारे घर पे आ गए। ओके,
आने के बाद में उन्होंने बताया, मैं तो पलंग पे था, बिस्तर पे लेटा हुआ था। पुलिस बोले साहब ये आदमी ने तुमको उड़ा दिया और हमने उसको गिरफ्तार कर रहा। तो वहाँ पे हमारे पिताजी थे, मेरी मिसेज थी, मेरा लड़का लड़के, हम सब रात के 1:30 बजे सब ये देख रहे थे क्या। तो पुलिस ने बोला फिर तुम अभी इस पे सही कर दो। बोला काय के बारे में? बोले ये आदमी को हमने पकड़ के लाया है, इन्होंने उनको मारने की कोशिश की है और हमको FIR बनाने का है। सब मैंने क्या करना अपने साइन कर देना, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। साहब मैंने बोला कि देखो ये आदमी को मैं पहचानता नहीं बोले साहब इन्होंने उनको उड़ाया। बोला कौन बोल रहा? बोले हम बोल रहे। बोला तुम गलत, तुम वहाँ पे मौका है वारदात, तुम हाजिर नहीं थे इसको छोड़ दो। बोले कैसे क्या छोड़ दो? मैं बोला छोड़ दो क्योंकि इसने मुझको उड़ाया है नहीं तो मैं क्या करूँ? बोला ऐसा कैसी बात कर रहे हैं? बोला साहब देखो मेरा जब एक्सीडेंट हो गया तो मैं बेहोश था, तुमने इसको पकड़ के लाया, गलती अभी इसकी है या मेरी है मैं भी नहीं बता सकता। नहीं बोल साहब गलती इसकी है। बोला ये मेरा कुछ पुराना दुश्मन भी नहीं है, गलती है तो चलो इनको माफ कर दो। कभी कभी माफ करने में वो साहब बहुत बहुत बड़ी बात रहती है। ठीक है, मैं उसको अटक कर देता था, क्या होता था उसके ऊपर जमानत हो जाती, सालों साल केस चलती थी। बेचारा सीधा सा उसने कान पकड़ लिया। बोला साहब मैं गलती अभी करूंगा नहीं। बोले तो बेटा गलती तेरी नहीं, मैं भी कभी गाड़ी चलाते मेरे हाथ से ऐसा हादसा हो सकता है। सर ये तो समझो बाय एक्सीडेंट हो गया, लेकिन किसने जानबूझकर आप पर अटैक किया है किसी ने आपकी लाइफ में? हाँ, अभी जो सवाल पूछा, अभी 2 साल पहले की बात है। मैं ऐसे ऑफिस में बैठा हो, कम से कम 30-40 पक्षकार हमारे आजू बाजू में खड़े बैठे। एक आदमी इतना बड़ा कोयता लेके आया हमारे ऑफिस में, किधर है वो झाटे होके। तो मुझको लगा कोई राय आया होगा, तो बोला इधर आया ना अंदर सीधा। तो ऐसा मेरा टेबल सामने, उसने जो तलवार लाई मार दी। मेरा तलवार का थोड़ा डिस्टेंस चुका ना तो मेरा काम ही हो गया था। होने के बाद में सब लोग का चिल्ला रहे कर, मैं कुछ भी खामोश बैठा। फिर किसी ने पुलिस को फोन किया, उसने फिर तलवार निकाली, कोयता फिर मारा इधर। फिर भी मैं खामोश, जो को पेश खामोश। फिर बाद में पुलिस आए, उतने में पुलिस ने उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार। बोले झालटियों के लिए मर्डर करने को आया, बोले पुलिस बोले साथ में सबूत भी साथ में, सब टूटा। हमारे वीडियो कैमरे चालू, सब चालू है। मैं बोला उनको छोड़ दो। कैसा क्या छोड़ दो? बोले साहब मेरा मर्डर हुआ क्या? बोलो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, नंबर दो। हाथ मर्डर होगा क्या मेरा? वो भी नहीं। चलो हाथ टूटा क्या, वो टूटा है, कुछ भी नहीं। बोले इसने मारा। बोला कौन बोल रहा मारा? ये रायरा ने बोला उसको माफ करो, छोड़ दो। छोड़ दिया सब मैंने। वो जाते जाते आया, मेरे पैर पड़ा, रोने लगा। अरे बोला वो तुम ऐसे रो रहे क्यों? बोले साहब मुझको एक आदमी ने तुम्हारी सुपारी दी थी। बोला सुपारी दी थी करके रो रहा क्या तू? तेरा नुकसान होगा। कितने पैसे? मैं तुझको कितने दूँ? बोला कि तेरा नुकसान होगा। नहीं वो सब मुझको पैसे की कोई भी लालच नहीं, बोले जो होगा उसको माफ कर दे। बोला माफ कर दे, गलती से नहीं तुम्हारी। तुम देखा मुझको मारा डाला क्या? हाथ तोड़ा क्या, पाँव तोड़ा? कुछ नहीं, आप जा सकते। तो साहब वो जाके सलाम कर दिया उसने जाते जाते। अब मैं तुमको बोलता तुम मुझको सुपारी किसने दी? बोला बिल्कुल बोलो मत, बोलने की जरूरत ही नहीं। बोले क्यों बोलने का नहीं? बोला देखो आप तुम जिसका भी नाम लेंगे वो आदमी मेरे दिल से उतर जाएंगे। सब आदमी मेरे लिए समान है। और आदमी कभी गुस्से में आता है तो जिंदगी भर का गुस्सा नहीं रहता, कुछ पल का रहता है। मैंने तुमको भी माफ कर दिया, जिसने तुमको भेजा है उसको भी माफ कर दिया। सब माफी में सबसे बड़ी ताकत है जी। अब मैं तो वकील था, तुरंत अटक कर सकता था मैं, बहुत जल्दी, बिल्कुल। अब हमारे बिल्कुल तुरंत कोर्ट में लेके आते थे पुलिस लोग। अब मैं तो जिंदा था, फिर पुलिस बोलते थे हला ये तो जिंदा है, जमानत हो जाती थी उसकी, तुरंत हो जाती थी। मगर मैंने जो उसको बोला तो आदमी दूरअंदेशी आते आते रो गया, दूरअंदेशी किया। हाँ मैं किस कारण से आया था और तूने मुझको बदल डाला। कभी कभी माफी में बहुत बड़ी ताकत होती है जी। जिस तरह से इलेक्शन की बातें भी हमारी चल रही थी, उसी बात को लेकर वोटर्स के ताल्लुक से, सिल्लोड़ के वोटर्स के ताल्लुक से खास तौर से, कि आप क्या समझते हैं कि सिल्लोड़ के वोटर्स अपनी वोट की ताकत को समझते हैं या नहीं समझते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो अभी कुछ ऐसे गट्स पड़े हुए हैं। जी। एक वोटर ऐसे है कि जो
वोटर की ताकत देखते हैं, समझ में, वोटर्स वोट की ताकत देखते हैं। बोले तो अभी हाफिज साहब है, इनकी ताकत कितनी है, कितनी है, हाँ। फिर ये है, इनकी ताकत कितनी, वो उतनी ताकत कितनी है, वो ताकत का फिर जो बाद में फैसला होता तो फिर पैसे में भी बांटे जाता है, वो ये कितने देंगे, वो कितने देंगे। सब ये देखो 5 साल की बात रहती है, 5 साल के लिए कोई भी, हम तुम या कोई भी हो, 500-1000 रुपए में अगर बेच रहे हैं साहब, तो इससे सबसे बुरी बात इस दुनिया में कुछ भी नहीं। 100-500 तुम चलते चलते कमा सकते हैं जी। और 100-500 का तुम अगर अपना कीमती वोट किसी को भी दे रहे तो फिर 5 साल तुम्हारे कैसे जाएंगे तुमको भी पता नहीं। जी बरोबर, करके सब वोटर को तो मैं ऐलान करूंगा कि आप समझदार वोटर है, जो भी आप फैसला करेंगे वो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि वो 5 साल की बात नहीं है, अगले आने वाले भी 5 साल की, उसके बाद भी 5 साल की। तुम जितना अच्छा वोटिंग करेंगे उतनी अच्छी अपनी इमेज बनेगी। जैसा कि इलेक्शन का पीरियड आ रहा है, तो इलेक्शन के पीरियड में होता है जो युवा पीढ़ी होती है वो कुछ युवा इस पार्टी के लोगों से जुड़ जाते हैं, कुछ उस पार्टी के लोगों से जुड़ जाते हैं। पार्टी के जो लोग होते हैं तो वो पार्टी के लोग भी उन पर पैसा खर्च करते हैं, कोई अलग तरीके से, कोई अलग तरीके से, जिनको कोई व्यसन नहीं था, गलत आदत नहीं थी, वो इस इलेक्शन में जो भी आते हैं नए इलेक्शन, उन इलेक्शनों में उन यंग पीढ़ी को, जनरेशन को वो आदत लग जाती है, वो व्यसन लग जाता है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे यंग पीढ़ी को कि उन्होंने ऐसे तमाम लोगों से दूर रहना चाहिए इलेक्शन के पीरियड में, सिर्फ अपने वोट जब देने का मौका रहा उस वक्त वोट जाके जिसको देना है, जो विकसित शख्स है उसको जाके दे देना। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरी एक ही सलाह रहेंगे जी, आप जो भी वोट देंगे वो सोच समझ के दिए जी, क्योंकि ये 5 साल का सवाल नहीं है जी, ये वहाँ पे 5 साल जो आदमी राज करने वाला है उसका भी सवाल है जी, इसीलिए कभी भी वोटिंग करते समय कौन कितने पैसे दे रहा है, कौन सी जात का है 2, कौन से समाज का है 3, कौन से घर का है 4, कितने पैसे वाला है, कितना बड़ा आदमी है, कितना छोटा है, देखो ही मत। जी, जी, खाली यह देखना चाहिए कि 5 साल मेरे जिंदगी के आगे कैसे जाने वाले, आज सुकून से जाने वाले, ऐसा वोटर नजर के सामने रख के उसको नजरअंदाज न करते हुए उसको वोटिंग करो, तो ही फिर जी, जी। और अभी प्रचार के लिए जो लेकर घूमते युवाओं को पार्टियां वाले, तो क्या पार्टियां वालों के साथ में युवाओं ने घूमना चाहिए? प्रचार होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें उनको दी जाती है प्रचार करने के लिए, तो उसमें उनका खाने पीने का ध्यान रखा जाए, उनको व्यसन लग जाती है, तो उस पर क्या युवाओं के लिए आपका मैसेज है? देखो मैं युवा को एक ही दरखास्त करूंगा जी, जी, कि आप जरूर पार्टी में शामिल होना, कोई भी पार्टी पे शामिल हो, तुमको जो चाहते हैं, जो तुमको पसंद है उसका प्रचार करो, दिल खोल के करो, जी, जी, मगर व्यसनाधीन मत बनो। ये देखो बुरी आदत जो रहती है वो लगने में टाइम नहीं लगता था, और एक बार बुरी आदत लग गई, बुरी आदत से हम जड़ गए तो फिर अपनी हालत भी खराब होने लगती, सेहत भी खराब होने लगती, सामने वाले जो लोग हैं वो भी अपने को अलग नजर से देखने लगते हैं, और इसके लिए इसके बाद में अपनी इमेज भी खत्म होती चलती है। करके ये है कि 5 साल की बात छोड़ो, मगर 5 साल के पहले जो कुछ इलेक्शन पीरियड रहता है उसमें अगर युवा पीढ़ी सच्चे आदमी का प्रचार करेंगे कि जो उनको 5 साल लेके चलेगा, तो ही ये पीढ़ी कामयाब होने वाली है। जी, और लास्ट में, आखिर में, सबसे आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या सिल्लोड़ का विकास हुआ है क्या? ये तो बहुत ही गजब का सवाल है। ये तो जालने में रखने के बाद में मुझको एक बुरी आदत लग गई, काय की मालूम है, दारू की, सट्टे की, पैसे की बिल्कुल नहीं, चाय की। उस वक्त 50 पैसे का चाय मिलता था, और वो चाय की आदत को आप बुरी आदत कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा आज दारू पीना। मैं सवेरे होटल में जाता था, डिस्को होटल था मेरा जेएस कॉलेज के बाजू में, मैं सवेरे जाता था, सवेरे 10 कप चाय भी लेना मैंने, ओके, 5 रुपए देना उसको, फिर दोपहर में आना, फिर 10 कप चाय पीना, 15 कप चाय पीना, 20 कप चाय पीना, ऐसा करते करते मेरी पूरी तबीयत खराब हो गई। फिर वो जो होटल वाले थे तो उन्होंने क्या किया, हमारे पिताजी को लेटर डाला
कि तुम्हारा बच्चा जो है वो सवेरे से शाम तक चाय पीते रहता है। तो पिताजी चौंक गए। वो बोले शराब पीता क्या? नहीं नहीं चाय पीता बोले। बोले फिर पिताजी बोले इतना कैसे क्या पीता? बोले सब देखो बोले इनकी हालत बहुत दिन के दिन खराब हो रही। फिर मेरे माताजी पिताजी जालना आए, वहाँ से मुझको उन्होंने उठाया। फिर माताश्री बोली हमारी अभी सिल्लोड़ का मसो महाराज के चरण उसको अर्पण करते बोले भाई। और फिर हम यहाँ पे आए सिल्लोड़ में। फिर भाड़े के घर में रहने लगे। नारायण अग्रवाल की बिल्डिंग थी उसका, उस टाइम में किराया क्या था मालूम है आपको? 50 रुपये खाली। 50 वो 50 रुपये के खुले में हम रहने लगे। फिर पिताजी हमारे अप डाउन करते थे। फिर पिताजी बोले अभी ये लड़का मेरा है, इसकी मैं जिंदगी बनूंगा। फिर पिताजी ने मुझको उनके हाथ से पढ़ाया, कानून सिखाए, अखलाक सिखाए। मेरे वास्ते पिताजी ने रोजाना अप डाउन किया। माताजी ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए और मुझको उन्होंने फिर वकील बना दिया। वकील बनने के बाद में उन्होंने मुझको कसम खिलाई कि मैं जो भी कुछ काम करूंगा वो कानून से करूंगा। मैं किसी का हक छीनूंगा नहीं, किसी को तकलीफ दूंगा नहीं, किसी को गैर कानूनन तकलीफ दूंगा नहीं। ये ऐसे मेरे से उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। और सब अभी वो बात को इतने साल हो गए जी। और आज भी तुम देखो, मैंने वकालत में सब बहुत लोग देखे कि कोई 1 साल चलता, कोई 2 साल चलता, कोई 10 साल चलता, कोई 20 साल चलता। मगर अब देखो मैं 1992-93 से आज तक भी चल रहा हूँ। और मुझको सबसे बड़ी खुशी ये है कि कोई भी समाज का नागरिक हो या शख्स हो, झालटे वकील बोलने के बाद में उनको मेरे बारे में उनके दिल से प्यार ही निकलता था। जी जी। वो मुंह पे भी हो, पीछे भी हो। ये तो आपका विकास बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सिल्लोड़ के विकास के बारे में क्या कहना है आपका? मैं तो बोलूंगा सिल्लोड़ का विकास दिन के दिन बहुत अच्छा हो रहा है। आपके कोर्ट का कुछ विकास हुआ है सिल्लोड़ में? देखो सिल्लोड़ में कोर्ट का भी विकास हुआ है। अभी सीनियर डिवीजन यहाँ पे आ गया है, वो भी विकास ही हुआ है हमारा। और वो अभी जो नई बिल्डिंग भी बनी है जी जी, अभी कुछ दिन में, महीने में या साल में अभी यहाँ पे सेशन कोर्ट भी आने वाला है। जी जी। ये सेशन कोर्ट आने से फायदा क्या होगा सिल्लोड़ तालुका का, सोयगांव तालुका को मालूम है क्या औरंगाबाद जाने की अपनी जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा। और फिर यहाँ बैठे बैठे सुकून से सबको न्याय मिलेगा। इसके पीछे किसकी मेहनत है? हाँ, इसके पीछे जो मेहनत है ये सब जुडिशरी की है। जी जी। जुडिशरी बोले तो हमारा कोर्ट और हमारे सब कोर्ट के वकील जी, ये सब की इसमें मेहनत है। कि सब ने परसुएशन किया। हमारे अभी वकील साहब है, ताड़े वकील साहब अध्यक्ष है, वो पहले पास बहुत सालों से है वो। तो उन्होंने पूरे हमारे वकीलों ने सब ने कोशिश की और वो कोशिश का नतीजा अभी जल्दी अब सबको मिलने वाला है। जी जी। ये तो आखिरी सवाल था हमारा, लेकिन आपकी फैमिली के ताल्लुक से ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपके मिसेस भी जो है तो वकील बने। हाँ बिल्कुल सही बात। तो घर का काम करते हुए वकील बनना, या फिर आप उनकी क्लास लेते थे या वो आपकी क्लास लेते थे, कैसे हुआ ये सब? या कोई लड़ाई हुई आपके दरमियान में, फिर मैडम ने कहा कि नहीं मैं आप वकील बनकर ही दम लूंगी और आपको सबक सिखाऊंगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले मैं आपको सलाम करूंगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पहला ही सवाल आपने पूछा। इतने मेरे आज तक इंटरव्यू हुए। देखो अभी मेरी जो शादी हुई, मेरी मिसेस 12वीं पास थी। उसको वकील क्या रहती है ये भी मालूम नहीं था। और वो वकील की बीवी बोल के घर में पधारने के बाद में फिर हमारी माता जी, हमारे पिताजी, उन्होंने उनको समझाया और मैं देख रहा था बैठ के। तो बोले बेटा तू आज हमारे घर में हमारे घर की लक्ष्मी बोल के आई है, तुझको हमारे तरफ से कुछ भी तकलीफ होगी नहीं। दूसरी बात, हमारे माताजी पिताजी ने कहा कि तुम जो है एक हमारे घर की गृह लक्ष्मी हो, बराबर है। अभी इसके बाद में तुम आज 12वीं पढ़ी लिखी हुई, तेरी पढ़ाई हम जारी रखेंगे। मगर हमारी जो मिसेस है, वो मिसेस ने क्या क्या मालूम है क्या? हमारी माताजी जो थी उनको डायबिटीज था, थायराइड था, तो उनकी सेवा करती रही हो। बहुत सेवा की उन्हें, आखिरी पल तक उनकी सेवा की। उसके बाद में हमारी माताजी 2018 में अल्लाह मियां को प्यारी प्यारी हो गई, गुजर गई। फिर उसके बाद में अभी हमारे जो पिताजी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टूडेंट है,
उनकी आज उम्र 95 साल की है, जी वो भी हमेशा बीमार रहे थे, तो हमारी पत्नी ने उनकी भी सेवा की, जी जी आज भी करती है। आज भी देखो करते तो हैं जी। उसको हम बोलते कि तुम जाओ तुम्हारे मायके को जाओ, तो बोलते इनको तरफ कौन ख्याल रखेंगे, फिर बेचारी इतनी करती। और इतना करते करते हमारे पिताजी और माता जी के कहने पे से उसने स्टडी की है लॉ की। इतनी और सेवाएं इतनी करने सेवा के बाद करने के बाद में भी, इतनी तकलीफ के बाद में भी तुम देखो, और इतना होने के बाद में अभी वो वकील बनी है। जी अभी हमारे फैमिली में 3 वकील हो गए, एक मैं, मेरा लड़का गोविंदा जी जी और मेरी मिसेस सुनीता। जी जी अभी भी देखो, अभी वकील बनी है मगर कोर्ट में आ नहीं सकती। जी वो बोलती है मेरी पहली जो तपस्या है घर में करने दो, घर में पिताजी आज बिस्तर पे। बिस्तर में देखिए ये उनका भी कुछ भी किस्मत है, किस- हमारे जी माता जी पिताजी का। जी और मैं तो मेरा भी किस्मत मानूंगा कि इतनी अच्छी बीवी मुझको मिली। मैं तो मेरी मिसेस को हमेशा बोलता कि तेरे जगह पे दूसरी कोई औरत रहती थी तो मुझको हकाल देती थी, निकाल देती घर से। क्योंकि आपका ज्यादातर वक्त वो क्लाइंट में क्लाइंट में जाता, कोर्ट में जाता, और आपको उस पर कोई शिकायतें नहीं आपसे, बिल्कुल कोई नहीं साहब, लड़ाई नहीं, बिल्कुल कोई झगड़ा बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल एक पल का कभी भी ऐसा हुआ नहीं। नहीं, कभी भी नहीं, एक बार भी आपको समझते हुए जिंदगी गुजारे समझते हैं। जी और मैं बोलता हूँ मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ। कभी कभी मैं गुस्सा करता, गुस्सा बोले तो क्यों करता, अभी मुझको ये पक्षकार झगड़े करता मेरे से, वो पक्षकार झगड़ा करता, हमारे केस का फैसला करो, ये करो। फिर मैं घर पे जाने के बाद मिसेस भी से झगड़े कर लेता। मगर वो बोलते नहीं शांत रहो, तुम पानी पैसे पानी लो, उसको मालूम है तुम टेंशन में। अरे बोलते टेंशन वो लोग झगड़े कर रहे कि फैसला जल्दी दो। मैं क्या जज साहब है क्या, ऐसा बोलता, कानून का फैसला हो जाएगा। फिर वो हंसती, वो बोलती टेंशन मत लो। देखो करके बोला ना, ऐसे माँ बाप मिलने को भी किस्मत लगती है साहब, ऐसे लड़का लड़की मिलने को किस्मत लगती है, और ऐसी बीबी मिलने को भी किस्मत लगती है। मैं तो बहुत अल्लाह मियाँ का, ऊपर वाले का, भगवान का, सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझको अच्छी फैमिली दी, इतनी अच्छी फैमिली दी। करके मैं ऐसे फ्रेश मूड में आज फ्रेश मूड में रात की इस वक्त आपके साथ में हूँ। जी, जी। मेरे बीबी की जगह और कोई रहती थी तो शिकायत करती थी, इतने रात देर तक कहाँ पे गए थे, यहाँ से बोलो। क्योंकि आजकल ऐसी शक की बीमारी बहुत लगी है सर, शक की और बीमारी। शक की बीमारी के हजारों केस मेरे तरफ से। हजारों केस। और मैं समझाता औरतों को, अरे ऐसा नहीं रहता, वैसा नहीं रहता। तो कुछ औरतें क्या बोलती है, उनको मालूम है क्या, तुम भी पुरुष है साहब, तुम भी उनकी बाजू देंगे। आप क्या बोलना शब्द। कभी कभी ऐसा भी होता है। जालटे सर, आप क्या सलाह देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को जो अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं? क्या उन्होंने लॉ सीखना चाहिए? और लॉ सीखना चाहिए तो क्या प्रोफेशन के लिए सीखना चाहिए या लाइफ के लिए सीखना चाहिए, फ्यूचर के लिए सीखना चाहिए? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, लॉ की जरूरत है हर शख्स को। अगर अपने को लॉ का नॉलेज अगर रहेगा, ज्ञान रहेगा, तो फिर अपन कायदे के रास्ते से चलेंगे, इधर उधर हम भरकटेंगे नहीं। अगर अपने को कानून के हिसाब से अगर चलने का है तो सब लॉ को लेके साथ में लेके चलो, हाथ में मत लो कायदे को, साथ में रखो, तुम्हारी तरक्की होने वाली। क्योंकि जो कायदा है, जो कानून है सब, वो अच्छे के लिए बना है, बुरे के लिए नहीं। कानून किसी का कभी भी बुरा करता नहीं, बुरा होता उसका जो कानून तोड़ता। करके आज जो अपन रात के वक्त बैठ सकते हैं, चैन से खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, ये सब मेहरबानी कानून की है। जी जी जी। और कानून का जो कुछ कोई भी शख्स हो, वो अगर गलत वापर करेंगे साहब, वो कभी सुखी नहीं होगा। जी जी, कभी सुखी नहीं होगा। तो नाजरीन, ये थे सिल्लोड़ के मशहूर मारूफ एडवोकेट श्री संतोष चंद्रकांत राव झाल्टे महाराज, जिन्होंने बहुत अहम मालूमात और कीमती जानकारी हमारे एपिसोड के जरिए से आप तक दी है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर का कि सर ने अपना कीमती और इतना कीमती वक्त हमें दिया, जो कि क्लाइंट को अगर देते तो उससे फीस जरूर वसूल करते। हमारे लिए वो तोहफा था, गिफ्ट था सर की तरफ से। सर आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि अगली मर्तबा भी हमारी एपिसोड की तरफ से आपको जब दावत दी जाए तो आप जरूर कबूल करेंगे। जरूर सर। और गाइडेंस के लिए, रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए जरूर आएंगे। शुक्रिया सर। आशीर्वाद, तुमको आशीर्वाद। आप आए, हमारी पूछताछ से हमको ताकत आ गई, समझ गया। आपको हम आशीर्वाद देते हैं, आपका भला हो।